गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपका पेपर नंबर 2 एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने फर्स्ट जो पॉइंट लिया था वो था डाइजेशन, जैसे बोल रहे हैं पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि खाद्य पदार्थ या फूड स्टफ्स जिन्हें बोल रहे थे अपन, वो क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, नेचर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की थी अपन ने। ऐसे ही डाइजेशन की क्रिया में होता क्या है, ये कितने टाइप की होती है, टाइप में अपन ने इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की बात की थी। फिर अपन ने वर्टिब्रेट एनिमल्स में या मैमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक चार्ट बनाकर समझा था कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के भाग होते हैं, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भाग लेती है और ये दोनों आपस में मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को या फूड के डाइजेशन को समझने के लिए इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से अपन ने फर्स्ट स्टेप ली थी डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में होता क्या है वो अपन ने पिछली क्लास में बात भी कर ली थी कि इसमें फूड को चबाया जाता है, मैस्टिकेशन की जाती है दांतों द्वारा तो मैकेनिकल प्रोसेस से, और केमिकल्स द्वारा एंजाइमेटिक मेथड से भी, यानी स्लाइवा रिलीज होगी इसमें स्लाइवरी ग्लैंड से, तो इसमें एंजाइम्स रिलीज करके केमिकल मेथड से भी इसको फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। और अपन ने यहाँ पे जो चर्चा की थी वो चर्चा थी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो इस बक्कल कैविटी में फूड के अंदर फूड को लसलसा बनाने के लिए स्लाइवा या लार रिलीज करती है। तो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है जिन्हें पर बोल रहे हैं लार ग्रंथियां, ये कितने प्रकार की होती है, तो अपने सिलेबस में आपके 4 टाइप की दे रखी है। तो आज का अपन उसी नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू। लार ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं अपन लार ग्रंथियां, जिन्हें बोल रहे हैं अपन स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसी पे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये मोस्टली 4 टाइप की होती है। उनमें से फर्स्ट की मैं बात करूं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, जिसे बोल सकते हो आप अधः नेत्र कोटर ग्रंथि, अधः नेत्र कोटर ग्रंथि या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। यह मोस्टली ह्यूमंस में पाई जाती है, ह्यूमंस में प्रेजेंट। सेकेंड टाइप की बात करें, पेरोटिड, पेरोटिड ग्लैंड, जिसे अपन बोल सकते हैं उपकर्ण ग्रंथि। थर्ड आ जाती है अपनी IPSS, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और फोर्थ है आपकी सब लिंगुला ग्लैंड। सब लिंगुला का मतलब है यहां पे अधः जिह्वा से। इनके नाम में ही पता चल जाएगा अपन को कि कहां पे स्थित है ये। जैसे इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है तो अधः नेत्र, नेत्र के पास यहां पे,
ठीक है, नेत्र के नीचे अधः नेत्र यहाँ पे अंदर की तरफ, पेरोटिड या उपकर्ण यहाँ कान के पास साइड में यहाँ पे, और सब मैंडिबुलर यानी कि ये जबड़े हैं अपने यहाँ पे मिलेगी अंदर की तरफ, और अधः जीव या जीभ के नीचे। तो ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स तो ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, पेरोटिड मैंने बताई थी ह्यूमन में मिलेगी, और ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं यह है रैबिट एवं हॉर्स में एब्सेंट होती है। रैबिट और हॉर्स में ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। ऐसे ही सब लिंगुला ग्लैंड्स की बात करें तो यह माउस, मॉल एंड श्रू जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं श्रू को, छछूंदर में प्रेजेंट होती है। स्पेशली ये जो अधःजीव्य ग्रंथियां होती है स्पेशली माउस में, माउस जैसे होता है मोल जानवर उसमें, और छछूंदर में उपस्थित होती है। तो ये मैंने आपको 4 स्पेशल टाइप की मोस्ट स्लाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों के नाम बताए हैं, जिनमें से इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स अधः नेत्र कोटर ग्रंथियां मोस्टली ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। इस टाइप की रैबिट और हॉर्स में एब्सेंट रहेगी, और इस टाइप की स्पेशली इन एनिमल्स में पाई जाती है। तो अब तक ये मोस्ट 4 टाइप ढूंढे जा चुके हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात हो गई। अच्छा, अब तक अपन किस टॉपिक में चल रहे हैं, किस स्टेप में चल रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में अपन अभी तक चल रहे हैं, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो ध्यान देना, अपन ने बात की स्लाइवा की, लार की, लार स्लाइवा। तो स्लाइवा के अब अपन फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस कि ये जो स्लाइवा है, जो लार है, जो भोजन को लसलसा बनाती है और उसमें एंजाइम्स रिलीज करती है, डाइजेस्ट भी करने में सहायक होती है, इसके क्या क्या कार्य हैं? तो ध्यान देना, फर्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से पहले अपन थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो इसका केमिकल कंपोजिशन ले लेते हैं पहले। सबसे पहले अपन इसका कंपोजिशन ले लेते हैं ताकि फिर फंक्शन जानने में, समझने में आसानी रहो। कंपोजिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट की अगर बात की जाए तो लगभग 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार का उत्पादन किया जाता है। 24 घंटे की बात बोल रहा हूं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी लार की होती है 1.003 से 1.010। ऐसे में बात करूं इसकी पीएच की, इसका पीएच होता है लगभग 6.3 से 6.8, यानी कि तनु अम्लीय होती है, तनु अम्लीय, क्योंकि पीएच 7 से नीचे है। फिर मैं बात करूं H2O की कि एक लार में या सलाइवा में कितना पानी होता है, तो इसमें 99.5% वाटर ही पाया जाता है। बाकी की मैं आपको बता ही रहा हूं, बाकी की क्या होंगी 5.5% इसमें, जिनमें से आ जाएंगे ऑर्गेनिक साल्ट या कार्बनिक लवण,
इसमें होंगे 0.3%, ये परसेंट में है ना। ऐसे ही मैं बात करूं इनऑर्गेनिक साल्ट की, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, तो ये होते हैं इसमें 0.2%, हो गया 100%। तो ये है एक स्लाइवा का या लार का केमिकल कंपोजिशन, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक दिन में 24 घंटे में कितनी स्लाइवा रिलीज होती है, तो उसमें ये सारा सिस्टम अपन को बताना होता है कि पीएच कितनी होती है वगैरह वगैरह। इससे आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शंस की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये तो अपन ने कंपोजिशन देख लिया है, केमिकल कंपोजिशन, कि स्लाइवा किस किन मटेरियल से या किन किन सबस्ट्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। फंक्शंस की अगर बात करें तो बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है, फूड का आंशिक पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और उसमें हेल्प कौन कर रही है, यहाँ पे स्लाइवा ही हेल्प कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रह जाएगा अपना, फंक्शंस ऑफ स्लाइवा। तो फर्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं, अच्छा ये जो स्लाइवा का अपन ने कंपोजिशन देखा है, तो स्लाइवा में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जो अपन वहां पे लिखना भूल गए थे, तो उसके नीचे आप ऐड करना कौन कौन से एंजाइम्स है। म्यूकस, टाइलिन, स्लाइवरी, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इसके अलावा एक और होता है माल्टेज, माल्टेज। तो ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो स्लाइवा के अंदर ही उपस्थित होते हैं। नाम ध्यान रखना, म्यूकस है, टाइलिन है, एमाइलेज है, लाइसोजाइम है और माल्टेज एंजाइम है। अगर ये अपन को पता चल गया कि लार में कौन कौन से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इन स्लाइवा के फंक्शंस अपन आसानी से बता सकते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका फंक्शन ले रहा हूं कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने हेतु स्लाइवा में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं टाइलिन की और एमाइलेज की और माल्टेज की। मोस्ट तो ये टाइलिन और एमाइलेज, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब बोलोगे कि सर स्टार्च कहाँ से आ गया, स्टार्च तो मोस्टली प्लांट्स का फूड होता है। तो अपन इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान ऐसे तो है नहीं कि पूरा का पूरा मांसाहारी है, वो प्लांट से निर्मित प्रोडक्ट्स भी खाता है, तो उनमें स्टार्च होगा ही होगा। तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए इस लार में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगी तो अपन को मिनरल्स, विटामिन्स कैसे मिलेंगे? तो इस लार में इन एंजाइम्स के थ्रू उस स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है। और जैसे अपन खाना खाते हैं, उस फूड में, उस फूड स्टफ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम्स, स्टार्च, ये सभी होंगे। क्योंकि अपन ऐसा तो नहीं है कि फूड एक ही टाइप का खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अपन को फूड वैरायटी मिलेगी। उसमें स्टार्च भी होगा, अपन उसमें सेलुलोज भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपन फूड कैसा खा रहे हैं। तो अपना मेन जो पर्पस है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें टाइलिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो फूड के साथ आए स्टार्च को, फूड के साथ आए स्टार्च को, अब एक स्टार्च क्या है? स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इस पर जैसे मान लो टाइलिन एंजाइम,
इसने वर्क किया और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। माल्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड फूड के साथ आई स्टार्च जो एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, उस पर लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम ने अपनी क्रिया की और उसको माल्टोज यानी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। इस माल्टोज डाइसेकेराइड जो है, इस पर माल्टेज एंजाइम, अभी यहां पे जिक्र किया था अपन ने कि माल्टेज एंजाइम भी होता है सलाइवा में, तो ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, इसको ग्लूकोज जो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो खाना अपन ने खाया था अगर उसमें स्टार्च है जो एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड को अपनी बॉडी या अपनी जो बॉडी की सेल्स है वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती डायरेक्ट, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट से सिंपलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दिया इन स्लाइवरी एंजाइम्स के द्वारा। यानी यहां पे पॉलीसेकेराइड था, अब क्या हो गया? मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में हो गया। तो अपने बॉडी के लिए जो मेन ईंधन का काम करता है ग्लूकोज, जैसे मान लो अपन बीमार होते हैं, तो बीमार होते ही जैसे मान लो कि कोई इमरजेंसी है, तो जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले अपन को ड्रिप चढ़ाता है। उस ड्रिप में क्या है? ग्लूकोज ही तो है, और वो ग्लूकोज डायरेक्टली अपन को उस ड्रिप के माध्यम से मिल जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही अपनी बॉडी में जाके एनर्जी बनाएगा, और फूड खाते हैं अपन तो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ही ग्लूकोज ही तो बनता है। तो सेम वही बात वहां पे हो रही है, ठीक है। तो ऐसे स्लाइवरी ग्लैंड्स द्वारा रिलीज सलाइवा में ये एंजाइम्स फूड को इस तरह से डाइजेस्ट करने में, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक फंक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरे फंक्शन की मैं बात करूं तो यह फूड को नम एवं लसलसा बनाने में सहायक होती है। जैसे अपन ने माउथ में खाना लिया तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप नम एवं लसलसा हो जाता है। किसके कारण हुआ? सलाइवा के कारण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपन को फूड को निगलना भी होता है। अगर सलाइवा नहीं मिलेगी उसके अंदर तो अपन फूड को निगल ही नहीं पाएंगे। बिना चबाए, बिना उसमें सलाइवा ऐड किए आप फूड को निगल के देखना, नानी फूफा सब याद आ जाएंगे आपको। तो सेकंड फंक्शन क्या बता सकते हैं? यह फूड को नम एवं लसलसा बनाती है, जो निगलने में सहायता करती है फूड के, ठीक है। थर्ड वर्क ये बता सकते हैं अपन, यह है फूड के साथ आए, फूड के साथ आए बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, तो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को घोलने के लिए इसमें लाइसोजाइम, अभी अपन ने केमिकल कंपोजिशन में लिखा था, लाइसोजाइम एंजाइम से इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को घोल देती है, यानी कि इस बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर देती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं, अगर बैक्टीरिया या वायरस कहीं से भी एंटर करे उनको बाहर ही मारने की कोशिश की जाती है। वो तो लास्ट स्टेज में जाके वो ब्लड के संपर्क में आता है तब बीमार होते हैं अपन। जैसे आँख से गया तो आँख में भी अपने कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, तो आँख में भी मारने की कोशिश होती है, नोज में भी मारने की कोशिश होती है, माउथ में भी मारने की कोशिश होती है। तो ये सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन हो गया इसका। अगले फंक्शन की बात करें, यह फूड के टेस्ट को ग्रहण करने का काम भी करती है। फूड के टेस्ट, कि अपन ने जो खाना खाया है वो टेस्टी है कि टेस्टी नहीं है, तो उसके स्वाद को, टेस्ट को ग्रहण करने के लिए भी सलाइवा काम में आती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, यह टेम्परेचर को
मेंटेन करने का काम भी करती है, रेगुलेट करने का काम भी करती है। स्पेशली एग्जाम्पल लूँ मैं डॉग का, कुत्ते का। तो गर्मियों के टाइम आपने कुत्ते को हाँफते हुए देखा होगा, चाहे वो दौड़ के नहीं आया हो फिर भी हाँफ रहा होता है। तो अपनी वो जीभ निकाल के, जीभ से उसकी सलाइवा टपकती रहती है, तो वहाँ पे जो अपनी माउथ को खोल के वो सलाइवा जो टपकाता है, उसके कारण उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। तो इसलिए ये भी इसका एक फंक्शन हो गया कि ये टेम्परेचर मेंटेन का काम भी करती है। एग्जाम्पल डॉग। अगले फंक्शन की बात करें तो इसका जो कंट्रोल होता है, सलाइवा रिलीज होना, न रिलीज होना, ज्यादा रिलीज होना, कम रिलीज होना, ये डिपेंड करता है या कंट्रोल होता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखता है इस पे। ऐसा नहीं है कि अपन को फूड दिख गया बहुत स्वादिष्ट, अपन को भूख लग रही है कि सलाइवा इतनी रिलीज हो गई कि लीटरों में, 2 लीटरों में 5 लीटर तक रिलीज हो रही है। तो वहां पे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर कंट्रोल रखेगा। ऐसा नहीं है कि भर भर की नदियां ही सलाइवा रिलीज होने लग गई, कुछ मात्रा में रिलीज होगी बस, अगर फूड दिख गया है तो। ठीक है, अगर अपने को भूख नहीं है तो सलाइवा बहुत कम रिलीज होगी, ना के बराबर। तो ये सारा का सारा सिस्टम, कंट्रोल करने का सिस्टम किसके पास है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो ये अपन ने सलाइवा के फंक्शंस या कार्यों की भी बात कर। आगे बात करेंगे अपन इसी में। जैसे ही फूड में सलाइवा मिल जाती है तो फूड लसलसा हो जाता है। इस लसलसे फूड को इससे अगली स्ट्रक्चर इसोफेगस जिसे बोलते हैं, ग्रास नाल में जिह्वा द्वारा, जिसे बोलते हैं टोंग्यू द्वारा धकेल दिया जाता है। अब ये जो अर्धठोस लसलसा अब क्या बना है, बक्कल केविटी में सलाइवा मिलने के बाद ये जो फूड बना है इसे अपन क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड या अर्धठोस, इसे बोलते हैं बोलस। बोलस, इस बोलस को अपनी जीभ द्वारा, जिसे बोलते हैं टोंग्यू, टोंग्यू जिह्वा द्वारा आगे की ओर धकेला जाता है। आगे की संरचना कौन सी है? माउथ, फिर माउथ के बाद बक्कल केविटी, इसे बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के जस्ट बाद ग्रास नाल, इसोफेगस में धकेलने की क्रिया होती है जिह्वा द्वारा, जो एक प्रकार की इच्छिक क्रिया होती है। मान लो कि अपन खाना खा रहे हैं, खाते खाते अपन को पता चला कि कुछ कंकर आ गया, तो अपनी इच्छा ही नहीं है उसको निगलने की, तो अपन क्या ऑटोमेटिक निगल जाता है क्या? फिर वो नहीं, अपनी इच्छा नहीं है, अपन उसको बाहर थूक देते हैं फिर। तो इसलिए यहां पे मैं पॉइंट बता रहा हूं कि ये निगलने की जो क्रिया हो रही है यहां पे, ये ऐच्छिक क्रिया है, वॉलेंट्री टाइप की रिएक्शन। निगलना ऐच्छिक क्रिया, जिसे बोलते हैं वॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब फूड के निगलने को क्या कहा जाता है? निगलन। फूड को निगलना क्या कहलाता है? निगलन, अर्थात स्वेमरिंग, स्वेमरिंग, निगलन। इसके बाद क्या होगा? जैसे ही फूड बोलस के रूप में इसोफेगस में आता है, ग्रास नाल में आता है, ये रहा बोलस, कहां जा रहा है? इसोफेगस। यानी अपनी सेकंड स्टेप कौन सी हो गई? फर्स्ट स्टेप में अपन ने डाइजेशन इन बक्कल केविटी, सेकंड स्टेप डाइजेशन इन इसोफेगस। इसोफेगस में अपन ये सारा पढ़ रहे हैं, यानी बोलस के रूप में फूड आ चुका है अब इसोफेगस में। अब वहां पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये जो इसोफेगस या जो ग्रास नाल है,
ग्रासनाल, यह अपनी ये जो नेक है यहां से लेकर जो अपना वक्स है यहां तक फैली हुई रहती है। नेक से थोरेक्स, थोरेक्स में वक्स तक, और यह बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम भी करती है। कौन? ग्रासनाल, इसोफेगस। इस ग्रासनाल में अनेकों वृत्तूल एवं अनुदैर्घ्य सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, जिनमें क्रमांकुंचन गतियां होती है। इसमें क्या पाई जाती है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जो क्रमांकुंचन गतियां, एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती है? क्रमांकुंचन गतियां, या जिन्हें बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जिसके कारण, ये क्रमांकुंचन गतियों की होने के कारण ये फूड धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने माउथ में चबाया है और वो निगलते ही ग्रासनाल में अटका हुआ है, ऐसा नहीं है। ग्रासनाल में अटका रहेगा तो ग्रासनाल में अपना इन्फेक्शन हो जाएगा, ग्रासनाल फट जाएगा। ठीक है, तो इन क्रमांकुंचन गतियों के कारण ही फूड नीचे धीरे धीरे खिसकता जाएगा और खिसकते खिसकते स्टमक में चला जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू रन करता रहता है, जैसे डाइजेस्ट हुआ संबंधित संरचना में, नीचे की ओर अदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चला गया। इस ग्रासनाल में म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उस बोलस के अंदर, वो इस ग्रासनाल को प्रभावित न कर सके। इसके स्वयं के द्वारा किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना। ग्रासनाल के द्वारा किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं किया जाता है, बल्कि ये थोड़ा अपने म्यूकस रिलीज कर देती है ताकि इसकी जो भित्ति है उसको नुकसान नहीं हो, जो बोलस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले हुए हैं उनसे। ठीक है, अब यह बोलस किस में एंटर करेगा? स्टमक में। अब इसका डाइजेशन कहां पे होगा? स्टमक में। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी अपनी डाइजेशन इन स्टमक, जो मोस्ट पार्ट है फूड के डाइजेशन का। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, डाइजेशन इन स्टमक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में भी, ध्यान से समझना है इसको। स्टमक में फूड का डाइजेशन डाइजेस्टिव जूस, जिन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, द्वारा होता है। गैस्ट्रिक जूस, जूस का मतलब है यहां पे रस से, और गैस्ट्रिक का मतलब है यहां पे स्टमक से। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे स्पेलेंजनी, इन्होंने सन 1783 में ये बताया था कि स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने हेतु इस स्टमक की वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में काम में लिया जाता है।
अच्छा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ है? स्टमक की वॉल या दीवारों के अंदर बहुत सारी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है। जब फूड इसोफेगस से स्टमक में आता है तो इन ग्लैंड्स के द्वारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में 3,50,00,000 तक की संख्या में पाई जाती है। अब देख सकते हो कि कितनी ज्यादा मात्रा में इस तक में पाई जाती है। इसलिए तो मैं बोल रहा था पहले कि अधिकतर फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में ही हो जाता है। 3,50,00,000 के लगभग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में पाई जाती है, जो क्या रिलीज करेगी? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगी। ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनको मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं आपको इनके पार्ट्स में से, जिनमें से फर्स्ट है कार्डिक ग्लैंड्स, सेकंड है फंडिक ग्लैंड्स और थर्ड है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये जो फंडिक ग्लैंड्स है सेकंड पार्ट, इसके भी 2 भाग होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ये तीनों मोस्ट टाइप्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट पार्ट है। इसमें से आप तक के कंपटीशन के एग्जाम जितने भी हुए जिनमें जनरल साइंस वगैरह आती है, उनमें यहां से क्वेश्चन बने हैं काफी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो टाइप है तीनों, इनको अच्छे से समझेंगे और कंटिन्यू आगे फूड के डाइजेशन के रिएक्शन को भी समझते रहेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।